शुरू होता है अब। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। ये तो आसान है दोस्तों, सबसे हो गया होगा। ये एफ एक्स बाई एक्स जो है किसको टेंड कर रहा है? 1 को टेंड कर रहा है ना। एक्स अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ये अमाउंट, तो यहाँ यार अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब करके इससे छुटकारा पा लेता हूं। पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं इसकी वैल्यू 1 रख करके बाकी को निपटा सकता हूं। तो ये इफेक्टिवली हो गई लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस ए एक्स कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 1। नो बिकॉज डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर शुड टेंड टू 0, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है तो न्यूमरेटर को क्या करना चाहिए? हेंस न्यूमरेटर मस्ट टेंड टू 0, मस्ट टेंड टू 0। तो 0 पर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों? 0 होनी चाहिए। तो मैं कर रहा हूं इसको, जो कि है न्यूमरेटर इज विच इज एक्चुअली विच इज ट्रू। तो LH रूल के लिए ये एप्लीकेबल हो गया। लगा दूं मैं LH रूल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस ए कॉस एक्स माइनस ए एक्स साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर। दिस एग्जिस्ट, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, न्यूमरेटर फिर से 0 को टेंड करना चाहिए, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नॉन 0 अपॉन 0 डिफाइन नहीं होता है, इसलिए मैं कहूंगा कि न्यूमरेटर शुड टेंड टू 0। तो न्यूमरेटर एट 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज 1 प्लस a minus b is equal to 0. Equation 1 is obtained in a and b. Now, अब इस कंडीशन के रहते न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है तो मैं फिर से LH रूल लगा सकता हूं। तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये आपका, इसको मैं a माइनस बी कॉस एक्स बोल रहा हूं, तो माइनस a माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन जो होगा, और ये हो जाएगा माइनस a साइन एक्स और माइनस ए एक्स कोस एक्स अपॉन 6x। ये 1 को टेंड कर रहा है, 1 है ये लिमिट। अब ये डिनोमिनेटर फिर से 0 है यार, डिनोमिनेटर फिर से 0 है तो न्यूमरेटर को क्या होना चाहिए? अगेन x इक्वल टू 0 पर न्यूमरेटर को 0 होना चाहिए या टेंड करना चाहिए। तो न्यूमरेटर में x को मैं 0 रख रहा हूं, तो मुझे यहां से मुझे पता चल रहा है कि नहीं, न्यूमरेटर तो 0 टेंड है, न्यूमरेटर टेंड्स टू 0 हियर नेचुरली। तो फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए मैं एलिजिबल हो गया हूं, x टेंडिंग टू 0, और ये माइनस a माइनस बी कॉस एक्स माइनस a कॉस एक्स, और यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, माइनस a कॉस एक्स और ये प्लस a एक्स साइन एक्स अपॉन 6। नाउ दिस इज 1। यहां से मुझे दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी दोस्तों। अब मैं इसमें x को 0 पुट कर दे रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा माइनस a माइनस बी माइनस ए 2a हो गया ना, ये दोनों मिला के 2a इज इक्वल टू 6 है ये। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3a और प्लस b इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 से 1 क्या थी? 1 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 1 थी हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे माइनस 2a इज इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू माइनस 5/2 मिल जाएगा। और यहां से b क्या है? b है a प्लस 1, तो ये माइनस 3/2 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू माइनस 5/2 और b की वैल्यू माइनस 3/2, a एंड b ऑप्शन हो गए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। कुछ पूछना है इसमें? आसान था वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। हाँ, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर सिग्नम इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 2 में, ये परिभाषा, ये डेफिनेशन है, एंड साइन एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 3, ये 2 से 4 में डेफिनेशन है। इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं जो ब्रैकेट से रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब ये कह रहा है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ऑप्शन में देखिए, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इज नॉन डिफरेंट। 1 और 2 पर मुझे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मोटा मोटा ये है मिला के। तो भैया पीस वाइज डिफाइन करो। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि यार
सिग्नम x, ये तो सारे x के लिए 0 को छोड़ के इन सारे x के लिए ये क्या होगा, नहीं मैं बता देता हूं। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, डिफाइन कर लेता हूं फिर से इसको, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जा रहा है 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जा रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 हो जा रहा है तो सिग्नम 0 होता है, तो ये तो हो गया खत्म खेल इसका। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इस इंटरवल में क्या होता है, इटसेल्फ x ही होता है ना। तो फ्रैक्शनल, ये डेफिनेशन हो गई सिर्फ x। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको 1 से 2 में, 1 से 2 में डिफाइन कर रहा हूं। और 1 से 2 में क्या होगा भैया, 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट, ये इंटीजर x क्या हो जाएगा, ये वाला इंटीजर x हो जाएगा 1, और सिग्नम 1 होगा 1, है ना। पॉजिटिव के लिए सिग्नम 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो डेफिनेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर हो गई इस वाले हिस्से की। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है 1 से 2 में, x माइनस 1 होता है। तो ये डेफिनेशन होगा। x इक्वल टू 2 पर क्या होगा एग्जैक्टली, x इक्वल टू 2 पर कहानी होने वाली है फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ ये x इक्वल टू 2 पर ये आपका 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 पर ये आपका 4 और ये 1, तो ये 4 प्लस x इक्वल टू 2 रख दो ना इसमें, सिग्नम 2 कितना 1, और 2 स्क्वायर 4, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 0, है ना। तो एग्जैक्टली 4, 2 से 3 अगर x की वैल्यू ले लूं मैं, 2 से 3 में क्यों कर रहा हूं इसको, क्यों ब्रेक कर रहा हूं मैं, ये देखिए चेंज पॉइंट इसका 3 है, तो 3 तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x प्लस 3 माइनस एक्स। और 3 से 4 में अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा साइन x प्लस एक्स माइनस 3। देखो भैया 3 पर कंटिन्यूस है बट डिफरेंशियबल नहीं है, 3 पर डिफरेंशियबल देखते हैं अब जरा। लेकिन मुझे तो 1 और 2 पे करना है, मैं 3 पे क्यों कर रहा हूं, मैं ज्यादा मेहनत क्यों करूं। x इक्वल टू 1 पर जरा देखिए कंटिन्यूटी देखिए, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 जरा लेफ्ट में रखिए, f1 माइनस 1 आ गया, f1 कितना है, यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, f1 प्लस कितना है जी, 1 प्लस भी इतना ही आएगा। तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है। अब x इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 में f ऑफ 2 माइनस में मैं इसमें रखूंगा, यहाँ पर रखूंगा मैं डेफिनेशन इसकी। तो x2 माइनस कितना हो गया, 2 2 जा 4, 6 माइनस 5 माइनस 1 5 हो गया ना। और f2 कितना है 4, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो डिसकंटिन्यूस हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो गया x इक्वल टू 2 पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल बोल दूं, x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूस बोल दूं, x इक्वल टू 1 पर अभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी बाकी है। तो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस तो है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, f डैश x निकालो जरा, इसका कितना हुआ डिफरेंशियल 1, और यानी ये LHD हो गया 1 का LHD, 1 का RHD, इसका डिफरेंशियल यानी 2x प्लस 1, 1 का जो RHD f डैश 1 माइनस वो 1 है, और f डैश 1 प्लस वो कितना है 3 है, तो नॉन डिफरेंशिएबल, तो B भी हो गया। तो f जो है कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पर बट डिफरेंशिएबल नहीं है, BCD आंसर। ओके सर इसमें 3 पे कैसे चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी तो है ही, f3 माइनस कितना है इसमें रख दो x इक्वल टू 3, साइन 3 एक डेफिनेट अमाउंट है, 3 प्लस पर देखिए, 3 प्लस पर इस पर रख दीजिए साइन 3, और 3 पर भी यही डेफिनेशन रहेगी, तो सेम आ गया, मतलब कंटिन्यूटी है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएबल क्या हो गया, cos x प्लस 1, और सॉरी माइनस 1, और इसका डिफरेंशिएबल क्या हो गया cos x प्लस 1। अब ये डेफिनेशन है 3 के लेफ्ट में, और ये डेफिनेशन है 3 के राइट में डेरिवेटिव की। तो ये मुझको LHD देने वाला है और ये मुझको RHD देने वाला है। अब अगर मैं 3 पर LHD देखूं तो वो आएगी cos 3 माइनस 1, और RHD आएगी cos 3 प्लस 1, और ये दोनों अमाउंट इक्वल तो नहीं हो सकती दोस्त, तो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाँ, सिग्मा n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, r प्लस 2 अपॉन 2 रेस्ट पावर r प्लस, अच्छा इसमें n नहीं है हर टर्म में,
तो इंटीग्रेशन से सोचने की जरूरत नहीं, लेमन जो रेमन सम होता है उससे सोचने की जरूरत नहीं है। उसमें उसमें क्या पहचान होती है, ईच टर्म कंटेन्स n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये उसकी आइडेंटिटी मतलब पहचान होती है कि हम उस सम को लगाएंगे, रेमन सम को। तो यहां पर क्या करें, यहां पर तो मैं इसको ये टी आर है हमारा, टी आर है r प्लस टू अपॉन 2 रेस्ट टू पावर r प्लस 1 r इंटू r प्लस 1। तो मैं इसको स्प्लिट करता हूं टी आर वी एन मेथड, मतलब टी आर माइनस 1 से ऐसे कुछ करने की कोशिश करूंगा। नहीं होगा तो कुछ और सोचूंगा, पहले तो मैं यही देखूंगा ना, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो यार एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर r प्लस 1 और माइनस r हो जाए तो ऊपर 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर अगर 2 आ जाए तो 2 ये r प्लस 2 बचेगा ऊपर, राइट। और नीचे क्या है, 2r प्लस 1 r प्लस 1। देखो जरा हो रहा है क्या, लग तो रहा है 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर r इंटू r माइनस, और ये 1 अपॉन 2 रेस्ट पावर r प्लस 1 हो गया ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस बन गया ना। ऐसे ही सोचना है और क्या, मतलब यहाँ से मुझे आइडिया लगा एक्चुअली। मैंने, अगर आप कहोगे सर आपने कैसे सोचा, तो मैं जानता हूँ कि 1 अपॉन r प्लस 1 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 होता है। तो यहीं से मुझे आइडिया लगा, पहले मैंने r प्लस 1 पहले मैंने लिखा था r प्लस 1 माइनस r, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा था, लेकिन ऊपर r प्लस 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके कुछ कुछ समझ में आ गया। तो ये टी आर हो गया। तो t1 कितना हो गया भैया, 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2। t2 कितना हो गया, 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब इंटू 3। और ये प्रक्रिया चलती रहेगी n टर्म तक, 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। तो द कैंसिलेशन विल टेक प्लेस एंड द कैंसिलेशन विल बी लाइक दिस एज पर ट्रेंड। तो टी ये एस एन जो हो गया, सम जो हो गया वो हो गया 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1। और मुझे चाहिए समेशन चाहिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए। तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए कितना आ गया, 1/2 आ गया, बिकॉज ये 0 को टेंड कर जाएगा। 1/2 का 1/2 आ गया, ये आपकी वैल्यू है 1/2। तो यार l प्लस m कितना हुआ, 3 हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, कुछ पूछना है। नो सर। क्वेश्चन नंबर 4, yes, greatest integer denotes this denotes the greatest integer not exceeding x if the function f is defined as fx equal to a plus 2 cos x by x square x less than 0 के लिए, और b प्लस, अच्छा ये जो है ना, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये जगह जगह मिलेगा आपको। तो आपको बता दूं मैं कि x प्लस n जो है वो इंटीजर x प्लस n होता है, ये इंटीजर बाहर आ जाता है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 2 cos x by x square x less than 0 and b 10 pi x plus 4 x greater than equal to 0, राइट। अब मुझे क्या करना है, x इक्वल टू 0 पर मुझे ध्यान करना है, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी है। अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी है तो लेफ्ट हैंड वैल्यू और राइट हैंड वैल्यू, 0 के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए और 0 पर भी सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कितना है, 0 के लेफ्ट में वैल्यू क्या है, वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस a प्लस 2 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब उसने फंक्शन कंटिन्यूस बोला है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए तो न्यूमरेटर को 0 होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि न्यूमरेटर नॉन 0 हो और डिनोमिनेटर 0 हो जाए या 0 को टेंड कर जाए, नहीं तो ये क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगी उस केस में। तो डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करना चाहिए। तो 0 पर ये 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। तो a प्लस 2 होना चाहिए 0, तो a की वैल्यू हो गई कितनी बेटा, -2। तो ये कितना हो गया, -2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, मैंने a की वैल्यू रख दी यहाँ पर -2, तो ये 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, ये तो सबको पता है 1/2 होता है, इसे तो कर ही लोगे, तो ये -1 आ गया। अब f0 प्लस कितना है यार, अच्छा मुझे a और b की वैल्यू चाहिए, लिमिट की वैल्यू चाहिए नहीं थी।
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस जैसे ही मैंने बोला वैसे ये क्वांटिटी बताओ क्या हो गई, 0 से थोड़े से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, बोलो। यस ये हो गया b 10 पाई बाई 4 यानी कि b, और ये होना चाहिए f0 माइनस के बराबर, यानी कि b की वैल्यू हो गई -1, तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -1, आंसर हो गया b। इस तरह से करना है। नेक्स्ट, फिफ्थ, a differentiable function satisfying a relation f of x plus y is equal to fx plus fy plus 2xy into x plus y minus 1/3 सारे रियल के लिए ऐसा वो डिफाइन कर रहा है उसको। सो ये जो बेटा है आपका, देखिए ये दिया है इसने, मुझे fx निकालना है बेसिकली, ये वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे fx चाहिए, fx पता चल जाएगा तो मैं ये वैल्यू आराम से निकाल पाऊंगा। तो ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक तो ये और एक ये फंक्शनल इक्वेशन, और ये इन्फॉर्मेशन। यहां से क्या पता चल रहा है इस वाले से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3fh माइनस 1 अपॉन 6h। मैं इसमें LH रूल लगा पाता अगर मुझे पता होता कि ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म के होने के लिए FH को 1/3 टेंड करना चाहिए। तो चलो यहां पर हम x और y को 0 0 पुट कर लेते हैं, जिससे मुझे f0 पता चल जाए। f0 पता चल जाएगा तो मैं यहाँ अंदाजा लगा पाऊंगा कि fh की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +0 माइनस 1/3। यहां से क्लियरली पता चल गया है कि f0 जो है 1/3 है। तो अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो fh 1/3 को टेंड कर रहा है, तो ये 0/0 को टेंड कर रहा है, तो मैं LH रूल लगा सकता हूँ। ये कितनी वैल्यू दी है, 2/3। तो यहां से आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 3f-h अपॉन 6, ये 2/3 है। मतलब यहां से मुझे एक बात पता चली कि जो f-0 है वो 2/3 इंटू 2 है, यानी 4/3 है। f-0 किसी काम का है क्या, शायद होगा। यहां पर मैं अब वही काम करता हूं, यहां पर x को y और y को x इंटरचेंज करने से फंक्शनल इक्वेशन में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अगर मैं x को y रख दूं और y को x रख दूं तो फंक्शनल इक्वेशन सेम है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सेम है। अगर फंक्शनल इक्वेशन बिल्कुल सेम है तो मैं कह सकता हूं कि मैं वही तरीका यूज करूंगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट इज इक्वल टू f-x प्लस 0 कीपिंग y कांस्टेंट, ये क्या है, 2x² y प्लस 2xy²। तो y को कांस्टेंट मान के ये कितना हुआ, 4xy, y को कांस्टेंट मान के ये कितना हुआ, 2y²। अब क्या करना होता है, अब x को 0 रखना होता है और y को x को 0 और y को x रखना होता है। तो f-x हो गया हमारा f-0 प्लस 2y², y को x रखना होता है तो ये 2x² हो जाएगा यहाँ पे। बेटा f-0 काम आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर बिल्कुल आ गया। ये कितना है, 4/3 प्लस 2x²। अब ये f-x हमारे पास आ गया दोस्तों, तो पता चल गया ना यार मुझे इंटीग्रेट करके fx, तो fx कितना हुआ, 4/3 x इंटीग्रल प्लस इसका कितना होगा, 2/3 x³ प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा। अब f0 कितना है, f0 कितना है, 1/3, अभी हमने निकाला था, x को 0 y को 0 रख करके यहाँ पर। तो f0 है 1/3 दोस्तों, तो ये हो जाएगा c। मतलब fx पूरा का पूरा ही मुझे पता चल गया, क्या, 4/3 x प्लस 2/3 x³ प्लस 1/3। अब देखो इंटीग्रल कहां से कहां पूछा है उसने, -3 से 3 पूछा है, तो -3 से 3 में तो ऑड फंक्शन का 0 हो जाएगा ना, 4/3 x प्लस 2/3 x³, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। पता है ना -a से a में fx का इंटीग्रल 0 होता है अगर fx ऑड फंक्शन है, क्योंकि एरिया जो होंगे एल्जेब्रिक एरिया की वैल्यूज वो इक्वल और अपोजिट इन साइन हो जाती है। प्लस 1/3 dx, तो ये क्या बचा यार, ये बचा -3 से 3 1/3 dx। अब ये तो इवन फंक्शन है तो ट्वाइस 0 से 3 कर लो इसको, 1/3 dx। ये कितना हुआ, 2/3 इंटू 3, कितना आंसर आ गया, 2। दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, हाँ सिक्स्थ देखिए,
alpha beta are the two distinct real roots of the equation ax cube plus x minus 1 minus a equal to 0, none of which is equal to unity. Okay, unity क्यों बोला इसने? x equal to 1 इसका रूट है क्या? यस सर। हाँ, इसलिए बोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट क्या क्या है? 1, अल्फा और बीटा, 3 रूट हैं इस इक्वेशन के। तो क्या मैं ax क्यूब प्लस x माइनस 1 माइनस a को a इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखने के लिए एलिजिबल हूं क्या? यस सर। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब यहां पे आ जाइए लिमिट पे। एक काम और कर लेता हूं इसमें ना, चलो बाद में देखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 1 बाई अल्फा, और जरा इसको फैक्टराइज कर लेते हैं अपन। ax क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, ये हटाओ, मैं x को यहां पर इसमें अल्फा x को 1 बाई टी रख रहा हूं, x को 1 बाई टी रख रहा हूं, तो लिमिट t टेंडिंग टू क्या हो जाएगा बता सकते हो? अल्फा हो जाएगा। और x को अगर मैं 1 बाई टी रखूंगा तो आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि ये हो जाएगा 1 बाई ए माइनस एक्स माइनस टी माइनस ए टी क्यूब। अगर मैं x को 1 बाई टी रखूंगा तो सिंप्लीफाई करके अपॉन टी क्यूब अपॉन 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस अल्फा बाई टी इंटू 1 बाई टी माइनस 1। जरा सिंप्लीफाई करो इसको, टी टेंडिंग टू अल्फा, और ये हो गया माइनस, इसमें बाहर ले लूं तो माइनस -1 छूट गया। क्या हुआ बेटा? फिर डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बाई टी -1 भी होगा। 1 माइनस अल्फा बाई टी, अच्छा -1 भी है, ओके ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करके ए टी क्यूब प्लस टी माइनस 1 माइनस ए, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एज इट इज आ गया, अपॉन 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 ये आपका ई की पावर 1 माइनस अल्फा बाई टी माइनस 1, और ये यहां पर मैं एक काम कर देता हूं, 1 माइनस अल्फा बाई टी इसका निपटारा करता हूं इस लिमिट, क्योंकि ये ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स है ना। तो 1 माइनस अल्फा बाई टी इंटू 1 माइनस टी, और यहाँ टी नीचे बचेगा, टी क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो टी इंटू टी क्यूब टी स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, बोलो हाँ। यस सर। सो गाइस इसको मैं खत्म करता हूं, 1 रखता हूं, और इसको मैं फैक्टराइज करता हूं, माइनस लिमिट अल्फा टी टेंडिंग टू अल्फा, और ये मैं करता हूं ए टी माइनस 1 टी माइनस अल्फा टी माइनस बीटा अपॉन, और यहां पर टी माइनस अल्फा 1 माइनस टी इंटू टी, ये एक अल्फा यहां से जब मतलब एलसीएम आकर के इससे कैंसिल होगा, यस और नो? यस। अच्छा ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, और यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो टी माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस कर देता हूं और इन दोनों को कैंसिल कर लेता हूं, टी माइनस अल्फा भी खत्म हो गया। अब बाकी की वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा ए अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा। तो मुझे बताओ कि एल की वैल्यू क्या आ गई, इससे कंपैरिजन करूं तो 1 एल की वैल्यू 1 आ गई, और के की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो चाहिए इसको के एल, के इंटू एल कितना आ गया? 1 आ गया। जरा सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन में एक फंक्शन f -1 to 1 r डिफरेंशिएबल है, f0 -1 है, f dash 0 1 है, gx f of 2fx plus 2 का होल स्क्वायर g dash 0। चलो ये तो आसान है, इसको तो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो चलो gx को, तो ये g dash x इज इक्वल टू ट्वाइस ये सारा का सारा, ये सारा क्या आ गया? f
2f(x) + 2, फिर इसका डिफरेंशियल इस वाले का f डैश 2f(x) + 2, फिर इसका डिफरेंशियल 2f डैश x। अब g डैश 0 चाहिए उसको, तो मैं 2f यहां पर 2f0 + 2 इंटू f डैश 2f0 + 2 इंटू 2f डैश 0, f0 की वैल्यू रखने जा रहा हूं मैं -1 इज इक्वल टू 2f -1 रखूंगा यहां पर, तो ये आ जाएगा 0 इंटू f डैश, ये भी 0 आ गया, इंटू 2f डैश 0, कितना आ गया ये वैल्यू रख दो f0 की -1 और f डैश 0 की 1, तो कितनी आ गई -4, तो मॉडुलस कितना आ गया इसका 4। आसान था। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, f(x(y) इज इक्वल टू f(x)y, कोई फंक्शन बता सकते हो? आसान तरीका ये है सबसे इसका कि इस तरह के फंक्शन में इस तरह की इक्वेशन में एक फंक्शन पहचान लिया करो, क्योंकि इसके अगर इसको सोल्व करने वाले अगर बहुत सारे फंक्शन है तो सारे फंक्शन इस यहां से मुझे सेम वैल्यू देने वाले हैं। तो कोई फंक्शन है आपके दिमाग में जिसका f(x(y) इज इक्वल टू f(x)(y), a की पावर xy, a की पावर xy, तो fx क्या ले लूं? a की पावर x ले लूं। अब यहाँ पर f(1) क्या है 1/4, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू पता चलने वाली है, तो ये f(1) इज इक्वल टू a की पावर 1, यहाँ से मुझे पता चला कि 1/4 इज इक्वल टू a, तो यहाँ से fx की वैल्यू 4 की पावर -x आ गई दोस्तों। अब जरा आ जाइए यहाँ पर इस सीरीज पर आ जाइए, क्या है ये सीरीज? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ f(x) + r है, और क्या? शायद मैं सही बोल रहा हूं। यस सर। ये आ गया आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पर मैं अब डेफिनेशन रखने वाला हूं f की, ये है r इंटू 4 की पावर -x -r, अरे fx अगर ये है तो fx + r क्या होगा? 4 की पावर -x -r होगा, और क्या? अंडर रूट पावर 1/2 है, तो मैं 1/2 से इसको क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा कितना? अच्छा, इसमें जो वेरिएबल है सिग्मा के लिए, जो वेरिएबल है वो तो सिर्फ r है, x तो नहीं है, तो क्यों ना मैं 4 की पावर -x/2 को बाहर ही कर लूं, तो 4 की पावर -x/2 ये बाहर ले लिया मैंने इसमें से। अंदर क्या बचा? अंदर बचा r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, और ये आपका r इंटू 4 की पावर -r/2। अच्छा, r/2 4 की पावर -r/2 को क्या मैं 2 की पावर -r लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. तो मैं 2 की पावर -r लिखने जा रहा हूं। यहाँ पर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ऐसा मुझे पता है। ये सब मुझे निकालना है यार, ये तो AGP लग रही है मुझे, तो Yes, मैं sir. s इज इक्वल टू ये आपका 1/s r की वैल्यू 1 के लिए 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक, चूंकि n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। 1/2 कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब प्लस सो ऑन, ये भी इन्फिनिटी तक हो गया। डिफरेंस करेंगे तो ये 1/2 s इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस एक इनफाइनाइट जीपी जिसका सम होगा 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, कॉमन रेशियो 1/2 है, फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो ये 1 हो गया। तो यहां से मुझे s की वैल्यू 2 पता चल गई। तो यहां अगर मैं s की वैल्यू रख दूंगा 2, तो ये ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस x, मतलब ट्वाइस ऑफ fx हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ fx हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई कंपैरिजन करके? 2 आ गई। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वन,
यहां पर जरा देखिए, वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन अगर एक एक्सप्रेशन आपको लिमिट में, लिमिट वाले क्वेश्चन में एक फंक्शन आपको सब जगह एक जैसा दिख रहा है तो उसको टी रख लिया करो यार। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस 10x को क्या रख लूं, टी रख लो। तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट टी टेंडिंग टू 0 या इन्फिनिटी। अगर x पाई बाय 2 को टेंड करेगा तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, राइट। अच्छा, अब ये हो गया आपका t, और ये आपका t ln, और यहां पर हो गया 1 प्लस टी, सॉरी t अपॉन 1 प्लस टी, t अपॉन 1 प्लस टी प्लस 1, ये हो गया। जरा कितना है ये, फिर यहां पर लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां पर मैं क्या करूं, एक काम या तो कर सकता हूं मैं t को 1 बाई वाई रख लूं, y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, या इससे भी निपटा सकते हो। चलो रख लो, t को y रख लीजिए, y टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, और ये हो जाएगा ये तो log 1 बाई वाई, 1 बाई वाई प्लस 1, और यहां पर क्या था, 1 था, प्लस अपॉन वाई, यहां पर है t, ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर मतलब बाई वाई स्क्वायर, इसको अलग अलग ही कर लेता हूं, इंटू प्लस 1 बाई वाई। ठीक किया है मैंने, देखो जरा कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की। No, sir. इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहां पर हो जाएगा y माइनस लॉग 1 प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहां पर बच्चों मैं कर लेता हूं इसको y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस सो ऑन अपॉन वाई स्क्वायर। बताओ किसको टेंड कर रहा है, आगे भी करूं कि नहीं करूं, 1 बाई 2 को टेंड कर रहा है ना, Yes. 0, Yes. ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया उस पर 0 आ गया, तो ये आंसर हो गया 0। नेक्स्ट वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अच्छा तो ये पहले तो इसको यहाँ ये खत्म। अच्छा ये तो यार एन पाई है ना, ये तो एन है, इंटीजर है ना, साइन एन पाई डराने के लिए कर दिया, ये तो 0 है ना Yes. एक्स की सारी वैल्यू के लिए। देखो कितना सा बचा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर एक्स साइन पाई अपॉन इंटीजर एक्स प्लस 1, अलग कर सकता हूं 1 को, अपॉन 1 प्लस इंटीजर एक्स। अच्छा 0 से 5 में मुझे देखना है, तो देख लो यार फटाफट, 0 पे अलग से चेक कर लो, f0 कितना है, 0 हो गया ना f0, तो ये 0 हो गया, और साइन पाई 0 हो गया अपॉन 1, 0 हो गया, और f0 प्लस कितना है, f0 प्लस कितना है, f0 प्लस भी 0 है, तो 0 पर कंटिन्यूस है। अब 1 2 3 4 के लिए हम n पर देख लेते हैं, सीधे n पर, तो fn माइनस कितना है, fn माइनस, जैसे ही मैंने n को n से छोटा किया x की वैल्यू, तो ये कितना हो गया, n माइनस 1 हो गया ना दोस्त, Yes. और ये क्या हो गया, ये कितना हुआ, यहाँ पर साइन पाई अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 n, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पर अपॉन कितना हो गया, 1 प्लस n माइनस 1 यानी n, तो ये आपका मैं लिख लेता हूं इसको n माइनस 1 बाई n इंटू साइन पाई बाई n, और एफ एन प्लस कितना हुआ, एफ एन उतना ही होगा जितना एफ एन प्लस होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n फॉर x इक्वल टू n एंड x इक्वल टू x टेंडिंग टू n प्लस, तो एफ एन और एफ एन प्लस सेम वैल्यू होंगी, यस और नो। Yes, sir. Yes. तो बस मैं इन दोनों को बराबर करने वाला हूं, तो एफ एन प्लस यहां पर मैं रखूंगा एफ एन प्लस, तो ये n साइन इस पर रख दिया, तो ये क्या हो गया, साइन पाई अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये दो वैल्यू बराबर हो सकती हैं क्या,
n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए तो 0 हो जाएगा, यानी 1 की बात कर रहा हूं, और 1 पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन π/2, बराबर नहीं है तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस, ऐसे 2 पे डिसकंटिन्यूअस, 3 पे डिसकंटिन्यूअस, और 4 पे डिसकंटिन्यूअस, और 5 पर भी डिसकंटिन्यूअस। 5 पर जो वैल्यू होगी वो यही वाली होगी, और 5 माइनस पर जो वैल्यू होगी ये वाली होगी। 5 माइनस 1, 5 रखो, इसमें कितना आ गया 4/5 साइन π/5, और इसमें रखो 5, 5/6 साइन π/6। ये दो वैल्यू बराबर तो नहीं है, यस और नो? Yes. तो 5 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर देयर, आंसर है 5। नेक्स्ट वन, ये तो आसान है क्योंकि इसमें क्या है कि ये बाहर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। अच्छा ये बताओ, जो अंदर मॉडुलस लगा है, ये अटेम्प्ट किया होगा आप लोगों ने, ये मॉडुलस फालतू लगा है। अगर n की वैल्यू 2 से बड़ी है तो साइन की पावर nx जो है स्मॉल वो π/2 के आसपास पॉजिटिव है ना, π/2 के लेफ्ट और राइट में साइन तो पॉजिटिव है ना, और 1 से कम है, तो ये वैल्यू कम हो गई ना साइन x से, यस और नो? Yes, sir. तो ये छोटा है तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाना चाहिए, ये फालतू में डरा दिया इसने मॉडुलस लगा के। तो लिमिट n टेंडिंग टू π/2 बोलते, x टेंडिंग टू π/2 बोलते ही ये वैल्यू बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो मॉडुलस हट गया पॉजिटिव के साथ, तो ये हो गया थ्राइस साइन x माइनस साइन की पावर nx। और नीचे कितना हो गया बच्चों, नीचे ये चूंकि किसके साथ खुलना है, ये पॉजिटिव के साथ खुलना है, तो 2 साइन x माइनस साइन x केवल साइन x, और -2 साइन की पावर n प्लस साइन की पावर n माइनस साइन x, और ये हो गया कैंसिल, ये तो 3 आ गया। इतना सा आंसर है इसका। कुछ पूछना है इसमें? हेलो, नो सर। No, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। fx is a be twice differentiable function from r to r such that t square fx ये जो है इसके इक्वल रूट है। अच्छा भैया, इसका मतलब d0 होगा ना Yes. इक्वल रूट में। अच्छा, अगर मैं इसमें t में क्वाड्रेटिक मानूं, इसको t में क्वाड्रेटिक मानूं तो t की वैल्यू दोस्तों आ क्या रही है, t इज इक्वल टू आ रहा है, ये लिमिट निकालनी है ना मुझे, ये लिमिट निकालनी है तो मुझे t की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए मैं t की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। t कितना हो गया, 2f डैश x प्लस माइनस 0 d0 कर दे रहा हूं अपॉन 2, यानी f डैश x हो गया। अच्छा जी, आ गया समझ में। ये क्या, अब लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx माइनस 1/x माइनस f डैश x बाई 2। अब मुझे बताओ f डैश x किसको टेंड कर रहा है, 2 को, तो ये वैल्यू तो फाइनाइट है यार, इसकी तो मुझे टेंशन करनी नहीं, बस टेंशन इसकी करनी है, क्योंकि f0 जो है 1 को टेंड कर रहा है, तो न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है, डिनोमिनेटर में 0 को 0/0 फॉर्म है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x ये हो गया आपका माइनस f डैश x बाई 2, तो ये f डैश x बाई 2 बचा ना केवल, यस और नो, यानी कि 1। ऐसे कुछ पूछना है इसमें? नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में, हर टर्म में ईच टर्म कंटेन्स n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मतलब रेमन सम इंटीग्रेशन से है ना। तो क्या है ये, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये क्या है, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n कर लेता हूं, 1 अपॉन रूट n प्लस r, रूट n से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो रूट n इंटू रूट n। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, 1/n बनाना है मुझे, 1/n को dx रखते हैं ना अपन, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, ये हो जाएगा कितना, रूट ऑफ n प्लस n अपॉन n प्लस r इंटू 1/n,
अब यहाँ n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए इन दोनों जगह, तो कितना आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से n, और बच्चों ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1, r बाई n बनेगा ना नीचे, इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल कर लोगे क्या, Yes, sir. Yes. आराम से हो जाएगा इसका इंटीग्रल। कितना है इसका इंटीग्रल, 2 root 2 minus 2. ये है x प्लस 1 की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन, तो 2 रूट ऑफ x प्लस 1, 0 से 1 होना है, तो 0 से 1 है ना, तो कितना आ गया, So 2 root 2 minus 2. रूट 2, 2 root 2 minus 2. 2 रूट 2 माइनस 2, क्यों 0 रखोगे ना, हाँ, हाँ तो तो x plus 1. 2 2 2, तो कितना ABCD की वैल्यू लिख लोगे, मैं करूं इसको, नहीं सर हो गया. A कितना 2, B कितना 2, C कितना 2, D कितना 1। ओके, नेक्स्ट वन, फिर से वही सेम, ईच टर्म कंटेन्स n एंड n टेंड्स टू, अच्छा ये x तो इसमें कहीं है नहीं, ये करेक्शन कर लीजिए, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये करेक्शन कर लेना इसमें। ओके, सो क्या करूं, पहले वाला क्या हो गया, एक काम कर लेते हैं ना, देखो ये अपॉन 1/n कर दूं और इंटू 1/n की पावर 4, सही रहेगा ना, Yes. इससे क्या होगा, इससे ये निपट जाएगा, ये हमारा 1 हो गया, 1 को अप्रोच कर गया, ये वाला है ना, तो ये वाला 1 को अप्रोच कर गया, बचा क्या, बचा सिर्फ ये लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, जो 1 अपॉन n की पावर 4 है ना, मैं एक एक सबको दे रहा हूं, एक इसको, एक 1/n इसको, एक 1/n इसको, और एक 1/n इसको, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से n cos r पाई बाई n इंटू 1/n, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n cos स्क्वायर r पाई बाई 2n, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n cos क्यूब r पाई बाई 2n, सिग्मा r इक्वल टू 1 से n cos की पावर 4 r पाई बाई 2n, इंटू 1/n इंटू 1/n भी तो देना है, इंटू 1/n, तो ये कितना हो गया, 0 से 1 cos पाई x dx, 0 से 1 cos स्क्वायर पाई x dx, 0 से 1 cos क्यूब पाई x dx, इंटू 0 से 1 cos की पावर 4 पाई x dx। बेटा मैं पाई x को t रख लूं तो लिमिट क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 था ना ये, 2n, लिमिट क्या हो जाएगी, अगर मैं पाई x को मैं t रख लूं तो ये आपका dx हो जाएगा 2/पाई dt, तो 2/पाई की पावर 4 हो गई बाहर, और लिमिट हो गई कितनी बताओ, 0 से π/2। अच्छा π/2 क्यों लिमिट कर रहा हूं मैं, गामा फंक्शन लगाने के लिए, यार कौन करेगा बिना गामा फंक्शन के इसको, 4 इंटीग्रल cos t dt 0 से π/2 cos स्क्वायर t dt 0 से π/2 cos क्यूब t dt और 0 से π/2 cos की पावर 4t dt। बेटा 0 से π/2 cos t dt 1 होगा ना, एक लूप का साइन के एक लूप का और कोस के एक लूप का जो एरिया है ना आधे लूप का, ये वाला, ये याद रखना, कोस और साइन का 2 होता है ये, इसको याद रखने के फायदे हो सकते हैं। अच्छा इसका कितना है इंटीग्रल,
गामा फंक्शन से याद दिलाऊं? गामा फंक्शन क्या होता है? अच्छा इसको याद रखो, गामा फंक्शन 0 से π/2 cos की पावर mx cos की पावर nx dx इज इक्वल टू गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन गामा ट्वाइस गामा m+n+2/2। ये अगर 0 से π/2 लिमिट है, यहां पर m और n की जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव रियल भी चलती है, एक्चुअली पॉजिटिव रियल आप कह सकते हो बाई 2। बेटा यहां पर गामा क्या है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं? गामा n इज इक्वल टू n-1 गामा n-1 इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 गामा n-3। फैक्टोरियल की तरह चलता है लेकिन एक का मूव करके। जैसे मैं कहूं कि गामा 5/2 कितना है, 3/2 गामा 3/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू हाफ गामा हाफ। और जो गामा हाफ है बस इसी की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी, √π होता है गामा हाफ, इनको इस फार्मूले को लगाने के लिए। ये मतलब ज्यादा तेज करने के लिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अगर मैं cos की पावर 4 को ऐसे निपटाऊंगा बिना गामा फंक्शन के तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें बड़ी पावर भी हो सकती है और भी cos की पावर 6 और 10 भी हो सकती है, उसमें ये बहुत आसानी से हो जाएगा अगर पावर बड़ी है साइन और cos की। आपको पता है कि इवन पावर होती है तो बड़ी दिक्कत होती है हमको, 0 से π/2, साइन की पावर 6x और cos की पावर 4x। बिना गामा फंक्शन के करूं तो टाइम लग सकता है। तो बेटा ये ध्यान रखना, मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर n एक इंटीजर है तो गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल। तो जरा सीखो इसको, सीखो जरा। 7/2 का गामा कितना है, 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2, मतलब 15/8 √π, राइट। Yes. अब जरा मैं इसको सिखा देता हूं। यहाँ पे इसका तो 1 हो गया, इज इक्वल टू 2/π की पावर 4 ये वाला, और इसका आंसर कितना है, 1 है। इसका कितना है जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू 2 है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 0, तो क्या आएगी भैया, रखो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 0 इसमें, तो ये आपका हो जाएगा गामा 2 + 1/2 गामा 1/2 अपॉन ट्वाइस गामा 2 + 2 2 + 0 + 2/2। कितना हो गया ये, गामा 3/2। गामा 3/2 कितना होगा, हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ ये वाला अपॉन ये 4/2, तो 4/2 क्या होगा, 2 होगा। गामा 2 कितना होगा बताओ, 1 होगा कि नहीं होगा, 1 सिंपली। तो ये हो गया आपका π/4, क्योंकि ये √π है और ये भी √π है, तो π/4। तो इसका आंसर हमें मिल गया π/4। तो 1 इंटू π/4। अच्छा अब इसकी बात करते हैं, m की वैल्यू 3 है तो रखो m की वैल्यू 3, इसमें कितना आएगा, 5/2 गामा गामा हाफ अपॉन 2 गामा, n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 3, तो ये 5/2, यस और नो। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3/2 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2 3/2 1/2 गामा 1/2, एक गामा 1/2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और ये वैल्यू कैंसिल हो गई 2 से 2 की 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/8 √π, यस और नो, 1/8 √π, एम आई राइट। तो इसको इसलिए डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर सकते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ना, गामा 5/2। अच्छा हाँ, ये तो डायरेक्ट
ये तो डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है। अच्छा पर उससे वैल्यू तो अलग आएगी, फिर 1/2 रूट पाई आएगा ना। नहीं तो हमने यहाँ गलती की होगी कैलकुलेशन में, अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा। m की वैल्यू क्या थी हमारी, 3 थी ना, 3 थी, तो यहाँ देखो ये गलती कर रखी है ना, 5 थोड़ी आएगा यहाँ पर। 2 आएगा। हाँ कितना आएगा, 3 + 1/2 कितना आएगा ये 2 गामा 2, और ये गामा हाफ रूट पाई कर हाँ। देता हूं इसको, तो अपॉन, और यहाँ पर 3 रखूंगा तो कितना आएगा, ये तो 5/2 आएगा ना पक्का। हाँ ये तो 2 इंटू 5/2 का 5/2 का मतलब हुआ 3/2 1/2 रूट पाई कैंसिल, कितना आ गया, गामा 2 कितना होता है भाई 1, 1 तो ये आपका आ गया 2/3 ना, 2/3 2/3 रखो यहाँ पर। इसका देखो 4, अगर m की वैल्यू 4 रखूं तो हाँ ये आएगा 4 की वैल्यू रख के, इसको 4 रखूं तो m की वैल्यू, तो 5/2 गामा हाफ अपॉन 2, m की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 4, 6/2 3 करेक्ट है ना, यस सर। तो 3/2 1/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 पाई कर देता हूँ, रूट पाई है ना, अपॉन 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 3π/8 राइट, तो इसको 3π/8 कर लीजिए, 3π/8 तो 16 है क्या, देखो एक बार 3π/16 हाँ 16 है, 3π/16 3π/16, तो ये 3π/16 आ गया। अब जरा करो कितना आ गया बेटा, पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, होना भी चाहिए, मैच कर गया अभी है ना, मतलब सही है, और 3 3 ये कैंसिल हुआ, इसको कैंसिल कर देता हूं, 1/2 और 16 भी कैंसिल हो गया इस 2 से, और ये 2 हो गया, हाँ तो कितना बचा 1/2 पाई स्क्वायर, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 ऐसा करना है। एक बार कैलकुलेशन इसकी जरूर चेक कर लेना, k सर इसका इंटीजर आंसर गलत दिया होगा, कितना दिया है, मतलब 1 दिया था, आंसर हाफ ही आ रहा है मेरा। अच्छा आपका भी हाफ ही आ रहा है, यस ठीक है ऐसे करेक्ट कर लेना, हो सकता है यहाँ पे कुछ था नहीं ना, यहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो हो सकता है कि उसने पूछा हो 2k, क्लियर है। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन जरा देखो 15th, each term contains n and n tends to infinity, तो एक बात तो तय हो गई कि रेमन सम जो है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रल वाला वो लगेगा, लेकिन यार कैसे लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक ट्राई करके देख रहा हूं, सिग्मा k इक्वल टू 0 से n-1, और यहां पर ये k/n है, ये k+1 है ना, k+1, यहां पर भी k+1 -1 कर दो, इंटू k+1/n की पावर 1/m माइनस k/n की पावर 1/m, इससे कुछ फायदा होने वाला है क्या, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। लिमिट k इक्वल टू 0 से n-1, अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो, इसको जरा मल्टीप्लाई करो पूरे से, हाँ k/n, हाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, इसको इससे,
ये आया k प्लस 1/n इंटू k प्लस 1/n की पावर 1/m माइनस k प्लस 1 की पावर 1/m इंटू 1/n। केवल इसका हिसाब किया मैंने इसके साथ, अभी इसका नहीं किया। इसका तो मैं क्या, ये k बाई एन ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k, ये क्या है k बाई एन ही रहने दो इसको, k बाई एन। तो माइनस k बाई एन इंटू k बाई एन की पावर 1/m। अभी कुछ दिख रहा है क्या? इस पर कंसंट्रेट करो। वीएन मेथड दिख रहा है क्या? सर इसे डिफरेंस मेथड से करेंगे। हाँ वही वीएन मेथड मतलब डिफरेंस सीरीज वाला मेथड। यस सर। दिख गया। इसका निपटारा अलग देख लेते हैं, कुछ होगा तो चलो इसको मैं कहता हूं कि ये हो गया आपका k इक्वल टू 0 से n-1 तक का सम। ये आपका हो गया tk और ये आपका k प्लस 1/n की पावर 1/m+1, इसको बोल रहा हूं, माइनस k बाई n की पावर 1/m+1। जरा t1 कितना हुआ बता दो मुझे। t0, अच्छा k की वैल्यू 0 से -1 तक है ना दोस्त, तो k की वैल्यू 0 लिखेंगे पहले। फर्स्ट टर्म k की वैल्यू 0 के लिए क्या हुआ बताओ, 1/n की पावर 1/m+1 माइनस 0। t2 कितना हुआ, k इक्वल टू 1 रखना है, तो ये 2/n की पावर 1/m+1 माइनस 1/n की पावर 1/m+1। एम आई राइट? और इस तरह से n-1 रखा जाना है nth टर्म में। nth टर्म में k की वैल्यू n-1 रखी जानी है, तो क्या आएगा बताओ, n/n1 माइनस n-1/n की पावर 1/m+1। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा है भी है कि नहीं? ऐसे हो रहा है ना? तो क्या आ गया सम, 1 आ गया ना? 1। ऐसे इन्फिनिटी भी 1 ही आ गया। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। ये तो इसको कैसे करूं? सर जो बचा हुआ है उसमें इसको 1/n वाला मेथड लगेगा, उसे अलग हाँ से इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट कर लेंगे ना इसको, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है वैसे, सिग्मा k इक्वल टू 0 से n-1 और ये माइनस में है, बाद में माइनस कर दूंगा, चलो k प्लस 1, अरे यार n की पावर कितनी होगी बोलो, 1/m इंटू 1/n। अब क्या करूं? सर वो 1/n तो 0 हो जाएगा, तो फिर अंदर कर 1 नहीं, काम कर लेते हैं, हाँ उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं ये कर लेता हूं कि k को t+1 रख लेता हूं, तो k की वैल्यू, t की वैल्यू 1 से हो जाएगी, और जब ये n-1 है तो कितने तक, n तक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? k प्लस 1 को t रख लेता हूँ। k जब 0 है तो t1 है, k जब n-1 है तो ये n है, और ये t बाई n की पावर 1/m 1/n। तो ये 0 से 1 x की पावर 1/m dx हो गया, यस और नो? जो कि हो जाएगा 1/m+1, यानी कि m/m+1। तो ये माइनस m/m+1 कर दूं यहाँ पर, तो ये 1/m+1 आ गया। बोलो यस। यस सर। चाहिए क्या उसको? ये तो कुछ नहीं था, अलग क्वेश्चन का था। ये 1/10 है, तो m की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन ये 2 क्यूबिक फंक्शन fx इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस bx प्लस c and gx इक्वल टू cx³ प्लस bx² प्लस ax प्लस 1 satisfy the following।
f3 इक्वल टू 0, fg4 इक्वल टू 0। जब क्यूबिक पढ़ा करो, दो फंक्शन देखा करो, तो उनको ध्यान से ये भी देखा करो कि कुछ रिलेशन तो नहीं है आपस में। दोनों के रूट्स इनवर्स है। हाँ, अगर मैं इसमें x को 1/x रख दूं तो ये वाला आ जा रहा है क्या, या इसमें x को 1/x रख दूं तो ये वाला आ जा रहा है, किसी एक में x को 1/x रख दूं तो दूसरे वाला आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके रूट होंगे, fx के जो रूट हैं उसके रेसिप्रोकल gx के रूट हैं। Yes. ये तो बात सबको समझ में आ रही होगी। Yes, sir. तो fx and gx has roots which are reciprocal of each other. अब fx का एक रूट है 3 और gx का एक रूट है 4, तो दूसरा रूट 1/4 होना चाहिए। Yes. और एक बात gx के बारे में बात करते हैं, gx का एक रूट है 4, एक रूट 1/3 होना चाहिए। यस और नो? Yes. Yes, sir. अच्छा, एक बात यहां पर भी देखिए, कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू p fx अपॉन gx एग्जिस्ट करती है केवल x इक्वल टू 4 को छोड़ के, मतलब p इक्वल टू 4 को छोड़ के। इसका मतलब ये हुआ कि भाई gx, दो केस बनते हैं, या तो gx का कोई और रूट ही ना हो x इक्वल टू 4 के अलावा, भाई डिनोमिनेटर 0 होगा ना, देखो x इक्वल टू 4 इसका एक रूट है ना, तो यहाँ पे मैं इसका एक फैक्टर आएगा x माइनस 4, है ना। तो p 4 के लिए इसने p, अगर p की वैल्यू 4 है तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो लेकिन इसने मना कर दिया कि p की वैल्यू 4 नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि gx का एक और रूट है 1/3, तो यहां x माइनस 1/3 बनेगा। gx में एक रूट 1/3 है कि नहीं, ये देखो, तो यहां x माइनस 1/3 बनेगा, इसका एक फैक्टर। अगर p कहीं 1/3 हो गया तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि x 1/3 न्यूमरेटर में भी बनना चाहिए। शुड आई एक्सप्लेन इट वंस मोर? Yes, sir. एक और बार. देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू p fx बाई gx एग्जिस्ट करती है। ये तब p की सारी वैल्यू के लिए, p की सारी वैल्यू के लिए, मतलब p की सारी वैल्यू के लिए 4 को छोड़ के gx 0 नहीं है, एक केस। या फिर अगर gx 0 है तो fx भी 0 है। अगर 4 को छोड़ के, p की वैल्यू 4 को छोड़ के कुछ और लूं तो gx 0 को टेंड या तो नहीं करता, और अगर gx 0 को टेंड करता है तो fx भी करता है, जिससे कि लिमिट एग्जिस्ट कर सके। ठीक. अब मुझे पता है कि gx x p इक्वल टू 1/3 इसका एक रूट है, तो gx टेंड्स टू 0 for p इक्वल टू 1/3, hence fx must tend to 0 for p इक्वल टू 1/3। मतलब x इक्वल टू 1/3 इज रूट ऑफ fx। बोलो हाँ। Yes, sir. Yes. क्लियर हो गया ना, ये बिल्कुल क्लियर। हाँ. इसका मतलब fx का एक रूट 1/3 है, तो gx का एक रूट 3 है। मुझे fx क्यूबिक दिया था और 3 रूट पता चल गए। अब abc की वैल्यू निकालने में मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं कहूं कि fx हमारा x माइनस 3, x माइनस 1/4, x माइनस 1/3 है, जो कि इसके इक्वल है, सेम है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आ गया बेटा, x क्यूब
अब एक्स स्क्वायर का टर्म कैसे कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई करूं और इस कांस्टेंट में आए, तो -3 प्लस 1/4 प्लस 1/3 या सम ऑफ द रूट्स ऐसे कह लो, एक्स स्क्वायर, और एक्स कैसे आएगा? एक्स आएगा दो का प्रोडक्ट लेकर के, है ना, तो Yes. पॉजिटिव में आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/3 1, 3 इंटू 1/4 3/4, और क्या बचा? 1/4 इंटू 1/3 1/12, एक्स और तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1/4। तो बेटा मुझे यहां पर एक्स क्यूब और ये कितना आ गया? 3/2 कितना? 43/2 12 37 नहीं 38 38 ना, पक्का कर ही लेते हैं यार। 10/3 प्लस 1/4 40 प्लस 3/12 43/12, सही किया ना? देख लेना भाई। हाँ सर ठीक है। और यहां पर ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 9 प्लस 1/12 कितना? 22/12 11/x 6 माइनस 1/4। गाइस ए की वैल्यू -43/12, बी की वैल्यू 11/6 और सी की वैल्यू -1/4। नाउ कम टू द पॉइंट। यहां पर डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, तो ये भी कर रहा होगा, ये नॉन जीरो तो हो नहीं सकता। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 f डैश x प्लस g डैश x, f डैश x प्लस g डैश x निकाल पाओगे और abc की वैल्यू रख पाओगे? Yes, sir. आंसर बोलना है मुझे, क्या बोल बता दो क्या है इसका? आंसर बता दो कोई बच्चा। 4। बस कुछ नहीं करना, यहाँ डेरिवेटिव निकाल करके, ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, डेरिवेटिव निकाल करके एक्स की वैल्यू -1 रखनी है और एबीसी की वैल्यू रखनी है। चलिए 17, एफ एक्स विद द फंक्शन साइन इनवर्स, एफ एक्स क्या है? साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये क्या कह रहा है? लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का रेशियो चाहिए उसको, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का रेशियो चाहिए उसको। तो बता दीजिए उसको भाई क्या आएगी जरा। f0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस या x टेंडिंग टू 0 प्लस, बताइए मुझे x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? x होगा। साइन इनवर्स 1 माइनस x कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x 1 माइनस x। बेटा इसमें ना तो ये क्वांटिटी मुझे परेशान कर रही अगर x 0 को टेंड करता है, ना ही ये क्वांटिटी। प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ये दो क्वांटिटी विच इज फॉर्मिंग 0/0 फॉर्म। इनको अलग से ले आइए खोपचे में। x टेंडिंग टू 0 प्लस, इनकी वैल्यू रख दूं क्या? π/2 बाहर आ गया अपॉन 1 π/2 और ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 2 रूट x। क्या करूं? हाँ क्या करना है बताओ? लगा दूं LH?
या कुछ और भी कर सकते हैं? एक्सपेंशन यहाँ तक। एक्सपेंशन से क्या करना है? ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव इटसेल्फ हो जाएगा +1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई रूट टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? √2 तो बाहर ही ले लो ना, नीचे यहां √x बचा, √x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2, अरे बोलो बेटा, ये हो जाता है ना। यस तो ये 2√x ऊपर चला गया, 2√x। अब इंटरेस्टिंग हो गया ये, क्या 2 ये खत्म हो गया, π/√2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस √x, और इसे एक्सपेंड करोगे तो √x कॉमन आ जाएगा। क्या है ये है आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो √x कॉमन आया तो √2 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया तो √2 बचा, तो π/2 आंसर आ गया, π/2 आ गया। चलिए अब जरा लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी गौर कर लीजिए, f0 माइनस कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जैसे ही मैंने 0 माइनस कहा वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया? x+1। x+1, वेरी गुड। तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस x+1, यहां पर रख रहा हूं ना x+1, तो इंटू कॉस इनवर्स माइनस एक्स अपॉन √2x+1, और ये आपका माइनस एक्स। ना तो मुझे ये परेशान कर रहा है, ना मुझे ये परेशान कर रहा है, और ये परेशान इसलिए नहीं कर रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 को टेंड करेगा, तो ये तो सीधे सीधे हमारा आंसर ही आ गया 1/√2। सही कह रहा हूं मैं? नहीं, कॉस इनवर्स 0 π/2 ना, π/2√2, सही कर रहा हूं? यस यस सर। तो π/2√2 राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये क्या, ये दिस अपॉन, यानी π/2 अपॉन दिस, तो ये 2√2/π, इसका स्क्वायर उसको चाहिए, तो बता दीजिए कितना, 2 आ गया ना। यस नेक्स्ट वन, यस, इस आर्क को लिख लो इनवर्स, तब सोचेंगे। 1 + 0 √(a⁻x−1 sin 2 tan इनवर्स t इंटू 1 + t² ln a, इस पूरे की पावर 1/x। अब ये t, अच्छा, अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट किसको टेंड कर रही है? 0 0 तो ये तो क्वांटिटी सारी की सारी अमाउंट जो है 0 हो गई ना, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस हो गया। हाँ तो ले जाओ फिर e की पावर में सबको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये बचा सिर्फ इंटीग्रल 0 to √(ax−1 sin 2 tan इनवर्स t इंटू 1 + t² ln a dt/x, विच इज 0/0 फॉर्म। तो मैं लगाऊंगा LH रूल, और LH रूल में न्यूमरेटर में लग जाएगा लिबनीज रूल। तो लिबनीज रूल क्या कहता है कि अपर लिमिट को डायरेक्ट पुट कर दीजिए, साइन 2 tan इनवर्स √(a⁻x−1 इंटू 1 + a⁻x−1 की पावर ln a
और अब रूट ऑफ a माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव भी रखना होता है। कितना हो गया 1 बाई 2 रूट a रेस्ट पावर x माइनस 1 और a रेस्ट पावर x माइनस 1 का इटसेल्फ हो जाएगा a की पावर x ln a और नीचे डेरिवेटिव हो गया 1। दोस्तों अब ये अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ये 0 को टेंड कर रहा है और ये 1 की पावर ln a यानी 1 ही को और ये 1 इंटू ln a और ये 0 को। तो मतलब अब यहां ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है मुझे, जो 0 बना रहे हैं ये और ये, इसको ले लीजिए अलग से, बाकी को रख दीजिए सबकी वैल्यू। यहां पर क्या आ गया, अगर मैं x को 0 टेंड कराऊं तो 1 आ गया और यहां पर क्या आ गया ln a। तो ln a मैं बाहर लेता हूं और ये बनाता हूं लिमिट x टेंडिंग टू 0। चलो ये 2 भी बाहर ले लीजिए या काम आएगा, काम आएगा। अच्छा, साइन 2 tan इनवर्स स्टैंडर्ड यूज करूंगा, साइन समथिंग अपॉन सेम थिंग, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करिए। 2 tan इनवर्स a रेस्ट पावर x माइनस 1 का रूट अपॉन 2 रूट ऑफ a रेस्ट पावर x माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया और ये भी हमारा 1 हो गया। तो क्या आ गया आंसर यहां से ln a आ गया। ये ln a 5 है, जो ln a है हम, अच्छा है, हाँ ठीक है, ln a 5 है। क्या बेटा e to the power ln is e टू द पावर ln a, हाँ e तो बचा ही था, ये सब e में था, e टू द पावर ln a। तो ये a आ गया, तो a इक्वल टू हमारा आ गया 5। इस तरह से करना है, कुछ को LH रूल से निपटाओ, कुछ को स्टैंडर्ड फॉर्म से निपटाओ। मल्टीप्लिकेशन में जहां दिख रहा है कि ये वैल्यू फाइनाइट है उसको अलग से खत्म कर दो, एक्सप्रेशन हल्का दिखेगा तो साहस बढ़ेगा। लेकिन याद रहे अगर ये सब करने के बाद फाइनली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, सपोज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तो जितना मैंने किया है डिस्ट्रीब्यूशन वो सब गलत हो जाता, वापस हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते बीच में। इसका मतलब ये होता है। 19th लास्ट वन, से क्या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते मतलब? लिमिट x टेंडिंग टू 0 x log x, ये किसको टेंड करती है 0 को। लेकिन लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको अलग कर दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log x, ये 0 इंटू वेरी इनफाइनाइट अनडिफाइंड। तो क्या मतलब है, क्या कहां गलती हुई है, गलती हुई है डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद लिमिट्स इंडिविजुअली अनडिफाइंड हो जाए, कोई एक, मान लीजिए 10 लिमिट्स थी और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी सबको, अलग अलग स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबकी अलग अलग लिमिट निकालने लगे आप, उन 10 में से 9 तो फाइनाइट एग्जिस्ट कर गई फाइनाइटली और एक अनडिफाइंड हो गई या फिर इनडिटर्मिनेट एग्जिस्ट नहीं करी, LHL LHD LHL RHL अलग अलग आ गए, then you will say distribution was wrong, do it without distribution, और तब जो रिजल्ट होगा वो फाइनाइट वो माना जाएगा। एग्जिस्ट करे ना करे, अनडिफाइंड आए डिफाइंड आए, वही माना जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वाला नहीं माना जाएगा। डिड यू गेट इट? ठीक है सर, ओके। तो ये -2 से 2 में क्या है भैया, और -2 से कम या फिर 2 से बड़े में क्या है, ये क्या चाहिए उसको, a/c प्लस b चाहिए, जबकि ये कहा है कि इज डिफाइंड फॉर सम नॉन जीरो कांस्टेंट abc। हाँ कंटिन्यूअस बोल दिया, बस यही छुपा है इसका राज। कंटिन्यूअस है तो मतलब 2 और -2 और +2 पर हम देखेंगे कंटिन्यूटी। तो f -2
के लेफ्ट में राइट में कर लेता हूं, कितना है बच्चों, -2 + a यहां से, और f ऑफ -2 के लेफ्ट में कितना है, और -2 के लेफ्ट में -2 दोनों पर, यहां पर b f ऑफ -1 + c। अब f ऑफ -1 कितना है जी, इस डेफिनेशन में बिलोंग करेगा, तो ये है b a -1 + c। तो -2 + a शुड बी इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी है, ab - b + c, इक्वेशन 1। और 2 के लेफ्ट और राइट में, 2 के लेफ्ट में जरा देखें, ये 2 है, 2 के लेफ्ट में क्या है, f2 माइनस, ये है आपका 2 + a, और 2 के राइट में कितनी है, 2 के राइट में यहां रख दीजिए bf1 + c, और f1 किसको इस डेफिनेशन में बिलोंग करेगा, तो ये b a + 1 + c। तो यहां मुझे पता चला कि 2 + a जो है वो हमारा ab + b + c है। दो इक्वेशन है, 3 अननोन है, वैल्यू निकालनी है सबकी। तो क्यों ना एक काम करें, हम कोशिश करें, देखो 2 इक्वेशन है और वैल्यू निकालनी है 3 अननोन की, ए बी सी की। तो इसका मतलब ये है कि a/c अलग से एग्जिस्ट कर जाएगा। नहीं समझे आप मेरी बात, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है कि a/c कंबाइंड एग्जिस्ट कर जाए। 2 इक्वेशन से मैं 3 वैल्यू नहीं निकाल सकता दोस्त। तो क्यों ना मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं यार, 1 और 2 को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, 2a, और क्या खत्म हो जाएगा, b खत्म हो जाएगा, 2b = 2ab + 2c, यानी a = ab + c। यहां से मुझे पता चला कि a/c a1 - b = c, तो a/c = 1 - b। चलो इसको रख लेते हैं, a/c को मैं एक वेरिएबल मान के चलूंगा क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि 3 अननोन और 2 इक्वेशन है। तो दो अननोन को कंबाइंडली निकालना होगा हमको। ऐसा सोचा करो जब इक्वेशन कम और अननोन ज्यादा हो, कोई 2 अननोन को कंबाइंडली निकालना होगा रिलेशन में रखते हुए। अब जरा मैं इनको फर्स्ट और 2 को मैं माइनस कर दूं, तो जरा इसमें से इसे माइनस कर दो जरा बेटा, बता दो क्या आ गया, 4 = 2b आ गया, मजा आ गया, b = 2। अगर b = 2 है तो यहां से a/c की वैल्यू पता चल गई ना, कितनी, -1। तो यहां ये कितना है, -1 + 2 1, आंसर हो गया। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को इसमें? नो।